नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व सांसद और मौजूदा वक्त में सिर्फ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इसका तो पता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी 2024 में कांग्रेस की दुकान देश भर में खोलने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। भारत में नफरत की दुकानें चल रही हैं, भारत में नफरत फैलाई जा रही है, भारत में नफरत ही है और उसको मिटाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में भारत में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूं। या विदेश जाके वो हर जगह बता रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान मैं खोल रहा हूं। वही बीजेपी की तुलना नफरत के बाजार से वो करते हैं, जहां पर भी उनका लेक्चर होता है। इस पर बीजेपी नेताओं ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मॉल चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि राहुल की दुकान 2024 में चलेगी या बंद हो जाएगी? क्या बीजेपी राहुल को घेरने में कामयाब होगी? 2024 में क्या होगा? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी और कांग्रेस से ये बयान सुनिए। Large mass of people who are coming, all religions, all communities, everybody, kids, they were creating an atmosphere of love and affection where nobody was feeling tired. Almost as if everybody was walking together. सब जुड़ के चल रहे थे और उसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी। And that's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है और मैं कहने के लिए कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था? कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। दुनिया जानती है और दुनिया समझती भी है। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान या नफरत का इतिहास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने एक लेटर लिखा है जिसमें तमाम उन बातों का, इतिहास का जिक्र किया गया है। नेहरू से लेकर के, इंदिरा की सरकार से लेकर के, राजीव गांधी की सरकार से लेकर के अब तक रिसेंटली सोनिया गांधी यानी यूपीए सरकार तक। दूसरा बड़ा सवाल, क्या 2024 में मोहब्बत की दुकान चलेगी? तीसरा बड़ा सवाल, विदेश में देश के अपमान वाली ये कैसी मोहब्बत है? आप कहते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, माइनॉरिटीज आर इन डेंजर, वहां पर नफरत ही फैलाई जा रही है, नफरत का ही माहौल है। तो क्या भारत का नाम इस तरीके से लेने से, नफरत से लेने से, क्या मोहब्बत की दुकान खोलेगी? और ऐसे में एक और बड़ा सवाल, क्या राहुल की दुकान से बीजेपी को नुकसान हो रहा है? इस कारण से कॉम्बैटिंग करनी पड़ी, इस कारण से इतने बड़े तरीके से उतरना पड़ा सभी लोगों को। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं बीजेपी से, साधना भारती हमारे साथ कांग्रेस से, परिमल कुमार हैं जो कि बिहार जेडीयू से हैं, हमारे साथ प्रदीप भाटी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। सबसे पहले साधना जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक बहुत लंबा चौड़ा, मतलब राहुल गांधी ने जब भी लेक्चर दिया, जहां भी लेक्चर दिया, उन्होंने कहा कि वो तमाम चीज़ें, उसको हम कोट नहीं करते, वो बयान आपको भी पता है, जिसको हेटेड अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट हेटेड बताया बीजेपी ने, और वो तमाम चीज़ें कही। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत का बाजार है, भारत में नफरत का बाजार है। ठीक है, फिर कल एक लेटर लिखा जाता है, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके पास तो नफरत का मॉल है, राहुल गांधी के पास। फिर एक लेटर लिखा जाता है जिसमें कांग्रेस के तमाम इतिहास का जिक्र कर दिया जाता है, मतलब 84 दंगों से लेकर के नरसंहार से लेकर तमाम चीजें, और अंत में कहा जाता है, जिसके ऊपर जो आपको घिरने की कोशिश है, और अंत में आपसे पूछा जाता है उस मोहब्बत के सवाल के ऊपर कि अगर ये मोहब्बत का जिक्र करते हैं तो ये एग्जाम्पल्स हैं, तो क्या है उसमें? आपको लास्ट में कहा जाता है कि हमको नफरत करने से ही फुर्सत ना मिली दोस्तों, वरना हम ये बताते कि मोहब्बत किसको कहते हैं। तो मैं हम मोहब्बत किसको कहते हैं?
आप म्यूट है मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप ठीक। जी, सबसे पहले तो महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के श्रद्धेय जननायक आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आपने जो सवाल पूछा उस सवाल पर आती हूँ। सबसे पहली बात ये कि नफरत की बात करता कौन है? आज ये मेगा मॉल, शॉपिंग मॉल, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं नफरत के नाम पर। जिन लोगों ने हमेशा नफरत फैलाने का काम किया, नफरत की मैन्युफैक्चरिंग मेगा मंडी चलाने वाली भाजपा और भाजपा की अम्माजान आरएसएस, कम से कम नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द की बात में इसमें अंतर क्या है, ये सब बातें कांग्रेस को ना ही समझा होता है। सबसे पहली बात, कौन अली बजरंग बली, कभी किताब हिजाब, कभी कब्रिस्तान शमशान, ये सब कौन करने का प्रयास करता है? कौन जाति और धर्म के नाम को चुनाव आते ही धंधा बनाने का प्रयास करता है? देखिए, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है और भारत मां का शीश झुका जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक इन भाजपावादियों की, नफरतवादियों की माया चलने देंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम को लड़ने देंगे? कब तक महिलाएं अपमान सहेंगी? कब तक बेटियां अपमान सहेंगी? कब तक? और ये हम सब चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सब्र और सहने की भी सीमा होती है और बांध टूटता धीरज का जब अति होती है और अति होने पर पिड़ और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और ये मुझे लगता है अति की भी पराकाष्ठा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं कटवाई। इनकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गॉडसे को देशभक्त बताने का कुकृत्य करती संसद भवन में नजर आई, वो बात अलग है। मोदी जी ने कहा, अरे दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाजपा की अम्माजान आरएसएस के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पाए आदरणीय मोदी जी। ये वही भाजपा है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना लेती है, जो कि आतंकवादियों के परिवार वालों को भी नौकरियां, घर देने की घोषणाएं करते फिरते थे। तो आज सवाल इनसे है कि ये बताएं कि ये गांधीवादी है, देश में अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम चलेगा, या इन गॉडसेवादियों की नफरत, कट्टरता, द्वेष, वैमनस्यता, जहर फैलाना, तोड़ना, काटना, मारना, छांटना, बांटना, ये इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बता दें आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, भाई साहब किससे बचाएं बेटियां? भाजपा के कुलदीप सेंगर से बचाएं, चिन्मयानंद से बचाएं, या ब्रजभूषण शरण सिंह से बचाएं, भाजपा के बाहुबली सांसदों और विधायकों से बचाएं बेटियां? ये आपको बताना पड़ेगा कि पॉक्सो एक्ट लगता है, 1 महीने से ज्यादा हो जाता है तो गिरफ्तारी। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ राकेश त्रिपाठी से। राकेश त्रिपाठी, इनके पास भी अपनी पूरी फेहरिस्त है आपको गिनाने के लिए कि आपकी नफरत की दुकान क्या कहती है। हालांकि आपने भी जो है तमाम चीजें कांग्रेस की वो गिनाई। जवाब दीजिए अब। देखिए साधना जी अभी कोई कविता पढ़ रही थी। आजकल कांग्रेस पार्टी में कविता पढ़ना, शेरो शायरी पढ़ना, गजल गाना, ये शायद सगल हो गया है, खाली है, क्योंकि सत्ता बनाने में तो असफल हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक बिल्ली की भाग्य से छींका टूटा है कि कर्नाटक में एक सफलता भी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात सच्चाई ये है, देश जानता है कि इस देश में दंगों का कैसा इतिहास रहा है, और दंगे मोहब्बत से नहीं होते, नफरत से होते हैं। देश एक पूर्व प्रधानमंत्री के मारे जाने के गिरता है तो धरती हिलती है, और इसके नाम पर सिखों का कत्लेआम होता है, नरसंहार होता है। तो कितनी मोहब्बत आपने बरसाई थी वो जगदीश कुमार के प्रति, वो टाइटलर के प्रति, वो हमने देखी है ना, वो देश ने पूरे देखी है कि कितनी मोहब्बत है। और बीते दिन की बात छोड़िए, वर्तमान में देखिए, हमने देखा है कि कैसे सचिन जी, आपके ही एक साथी पत्रकार एंकर के मुंह से एक गलत बात निकल गई थी जिसको उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन रात बिरात कैसे मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी पर आमादा हो गई थी। कितनी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत भी हमने देखी है। आपकी मोहब्बत जगह जगह पर दिखाई पड़ रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल अगर किसी के प्रति किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और सबसे ज्यादा करने वाली पार्टी कौन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप देश में एक चाय बेचने वाले परिवार का कोई, पिछड़े बिरादरी का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है, ये बात राज परिवार को हजम नहीं होती है। और राज परिवार की चाटकारिता में कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद एक सम्मान गढ़े हैं, बड़े बड़े इतने शब्दों का इस्तेमाल किया है। और आज राहुल गांधी ये चीजें तो लेटर में है ना, ये चीजें तो लेटर में है। राकेश त्रिपाठी जी एक सेकंड, ये चीजें लेटर में है, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, अगर बाहर जा करके, और भारत का मान वैसे ही बढ़ रहा है, अमेरिका में जो है ज्वाइंट कांग्रेस को संबोधित करने के लिए पीएम को बुलाया जाना, अमेरिका का अपने घर में कोट करना कि सबसे बढ़िया कोई लोकतांत्रिक ताकत है तो वो भारत है, बनिस्पत इसके कि राहुल गांधी का कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, कर्नाटक जीतने के बावजूद भी वो तमाम चीजें देश देख रहा है। आपने जो इतिहास में लिखा कि किस तरीके से
84 नरसंहार हुआ और जो तमाम चीजें वो भी देश के सामने ही थी। लेकिन क्यों आपको लगता है कि बार बार अगर चीजें रिपीट की जाती हैं तो परसेप्शन क्या आपके अगेंस्ट जा रहा था? क्यों आपके 3 इतने बड़े सांसदों को बाकायदा उतरना पड़ा, लेटर लिखना पड़ा, बीजेपी अध्यक्ष को उतरना पड़ा? तो आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं नैरेटिव जा रहा है जो कि बीजेपी और देश और सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, इस कारण से आपको कम्बैटिंग करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल नैरेटिव नहीं बिगड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि किसी भी बात का विरोध नहीं किए जाने से ऐसे जो तत्व हैं उन तत्वों का हौसला बुलंद होता है। आप बार बार लगातार इस प्रकार के हमले करेंगे, नफरती भाषा का प्रयोग करेंगे, प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने के लिए भारत तक को अपमानित करने से पीछे नहीं हटेंगे, भारत में किस किस प्रकार के विभाजनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वो सामाजिक के प्रति मोहब्बत रखेंगे, देश में के टुकड़े करने वाले, नारे लगाने वालों के प्रति मोहब्बत रखेंगे और राम भक्तों के प्रति नफरत रखेंगे। कोई राम मंदिर बनाने की बात करेगा उसके प्रति नफरत रखेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। सच्चाई ये है कि नफरत का मेगा मॉल आपने खोल रखा है और आप कितनी भी कोशिश करिए, आप भारत के बारे में जवाब देना चाहूंगी मैं आदरणीय बताइए कि भारत कमजोर हो रहा है, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही है। सच्चाई ये है कि भारत की साख, भारत की छवि दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत हुई है। ठीक है साधना जी, फटाफट जवाब दीजिए, फिर उसके बाद प्रदीप भाटी के पास जान चाहूंगा क्योंकि मेरे 2 पैनलिस्ट अभी बाकी हैं। साधना जी, नहीं ठीक है, आपकी अपनी फेहरिस्त ठीक है जो आपने भी गिनाई थी। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, आपकी अपनी फेहरिस्त ठीक है, अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें ही खुल रही हैं तो मैम उसकी फ्रेंचाइजी, क्योंकि भारत के नफरत की बाजार की फ्रेंचाइजी अमेरिका में जा जाके हर एक को, हर अंग्रेज को बताने की क्या जरूरत है? आदरणीय सचिन जी, क्या मोदी जी ने नहीं कहा था विदेश जाके कि पहले हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी? राकेश त्रिपाठी जी, आपको शर्म आती थी क्या हिंदुस्तान में पैदा होने में? बता दीजिए, किसी को शर्म नहीं आती थी? आप जब विदेश में बोले तो वो ठीक, अरे लोकतंत्र में खतरा है, ये बात राहुल गांधी जी ने कही। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अभी आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी पत्रकारों के बारे में बता रहे थे, मध्य प्रदेश में एक विधायक के खिलाफ एक पत्रकार ने खबर दिखाई तो उसे नग्न करके पिटाई की गई। कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में नग्न करके वीडियो बनाई गई पुलिस द्वारा पत्रकारों की, तब कहां गए थे आप? और दूसरी बात मैं कहूंगी, पिछड़े वर्ग से आते हैं मोदी जी, तो आदरणीय मोदी जी पिछड़ों के अधिकारों का हनन क्यों होने दे रहे हैं? भाई जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं SC/ST की तर्ज पर ओबीसी को भी लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं कराते? क्यों नहीं अध्यादेश लेकर आते? तो ओबीसी बताइए, सिर्फ चुनाव आकर नहीं करा सकते तो 2011 में जो कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े जो 2016 में आए उनको तो सार्वजनिक कर दीजिए। मोदी सरकार के लोगों कविताएं सुनते हो मगर मर्म नहीं समझते, यही परेशानी आपकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी मर्म नहीं समझा। अगर समझा होता तो अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली पर जो आरोप एक महिला ने लगाया यौन शोषण का, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वालों, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और विदेशों में जाकर आप कहते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। अरे आप तो ये कहने पर आ जाएंगे 2014 से पहले मोदी जी धरती गोल कर दी। ठीक है प्रदीप भाटी जी, ये अंधभक्ति बंद कीजिए। ठीक, मैं अपने बाकी 2 और पैनलिस्ट को इन्वॉल्व कर लेता हूं। प्रदीप भाटी जी, आप लेंगे फ्रेंचाइजी मोहब्बत की दुकान की, या फिर वो चिट्ठी से आप यकीन रखते हैं कि जो चिट्ठी कांग्रेस के इतिहास की जो है बीजेपी ने जारी की है, या आपको लगता है कि देश में चल क्या रहा है कि नफरत का मॉल, मोहब्बत की दुकान, ये है क्या? धन्यवाद सचिन जी। ये दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन्हीं को मुबारक हो। हम उन झोपड़ों की बात कर रहे हैं जो झोपड़े भाजपा सरकार ने पिछले कुछ सालों में उजाड़े हैं, चाहे वो बुलडोज़र चला के उजाड़े हों, चाहे कानपुर में माँ बेटी को झोपड़े के अंदर ही मार दिया गया हो। हम उस झोपड़े की बात करेंगे। हमने लोक जागरण यात्रा जो चलाई है, जो सामाजिक न्याय के लिए यात्रा चलाई है, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनके हक और सम्मान के लिए उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। अपमान की बात राकेश त्रिपाठी जी कर रहे थे, अभी थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अपमान उन बहनों का, उन बेटियों का हो रहा है जो कई महीनों से बैठी हुई हैं, धरने पे बैठी हैं। अपमान उन खिलाड़ियों का हो रहा है जो मणिपुर जल रहा है और वो अपने मेडल तक वापस करने के लिए तैयार बैठे हैं कि किस तरह से देश में भाईचारा बना रहे, कैसे देश का स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन भाजपा जब भी कोई भी चुनाव आने शुरू होता है तो भाजपा का ये बहुत ही सिंपल और सीधा फंडा रहता है कि कैसे इस तरह से नफ़रत की बातें की जाए, कैसे माहौल को ख़राब किया जाए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज में द्वेष की भावना फैले। ये भाजपा ने हमेशा यही कोशिश रही है। इन्होंने कभी
भाईचारे की बात करी नहीं है। ये जिस दिन से इनकी स्थापना पार्टी की हुई है उस दिन से ये यही अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम इसके साथ साथ चुनाव में भाजपा ने सिर्फ समाज धर्मों में बांटा नहीं है, इन्होंने वर्गों में बांटा है। आप देखिए माननीय गृह मंत्री जी कर्नाटका में ये भाषण देते हैं कि अगर सरकार हमारी नहीं आती है तो कर्नाटका में दंगे हो जाएंगे, और आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। तो चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना तो मतलब एक गृह मंत्री मैं ये मानूं कि ठीक है, आप भले फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मौन समर्थन है कि राहुल गांधी जिस नफरती भारत की बातें जो है तमाम अंग्रेजों को, तमाम अमेरिकन को बता रहे हैं कि भारत में कैसे जो है लोकतंत्र भी खत्म हो गया और नफरत तरीके से है, हर कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, वो ठीक कर रहे हैं। देखिए सचिन जी, देखिए ऐसा है, अब ग्लोबल वर्ल्ड है, आपका ये चैनल भी देश विदेश में लाइव जा रहा होगा, तो ये बात कहना कि ये बात हमने कहाँ कह दी और किसको सुनाई दी या नहीं दी, ये बहुत कहना बड़ी बेईमानी होगी। आप भी ये जानते हैं कि कोई बात आज ग्लोबल वर्ल्ड में कोई बात कहीं कही जाती है, हम तो विपक्ष तो कह ही रहा है कि कई सालों से कह रहा है कि किस तरह से कुठाराघात इन्होंने कर रखा है लोकतंत्र पे, भारत के लोकतंत्र पे। आपने अभी जो संसद का शिलान्यास हुआ उस पर देखा ये सब चीज़ें, कैसे राष्ट्रपति जी को उससे बाहर रखा गया। तो इस तरह से लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र जिंदा रहता है कैसे किसी एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को आवाज़ को दबाए जाने की कोशिश की, जैसे ही वो उनके पाले में आते हैं वो तुरंत सभी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम सदाचारी हो जाते हैं, सारे भ्रष्टाचारी। इस तरह का जो भाव है, जो ये राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये इस चीज़ को जितना जल्दी देश के लोग समझ जाए, ये बहुत ज़रूरी है इस बात। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी को तो कम से कम मोहब्बत और नफरत पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि नफरत के सबसे बड़े ठेकेदार तो समाजवादी पार्टी में ही है, एक से बढ़कर एक, चाहे वो शफीकुर रहमान वर्क हो, चाहे वो एसटी हसन हो, और आजकल चाचा आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे लगातार भेजे जा रहे हैं, जिनकी बार बार सदस्यता जा रही है। समाजवादी पार्टी के तो नेताओं ने नफरत के बयान देने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नई रिकॉर्ड बुक लिखने का काम किया है। इसलिए कम से कम समाजवादी पार्टी को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार के विकास की चकाचौंध है, समाजवादी पार्टी की आंखें से चौंधिया गई। हमें तो बोलने का ही अधिकार नहीं है त्रिपाठी जी। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश हम हमारे मुंह पे काली पट्टी लगा दीजिए, बोलने का अधिकार भी हमसे छीन लीजिए आप। इस तरह का ही लोकतंत्र आप चाहते हैं इस देश में। आपका जो मोटिव है ना, ये मोटिव बहुत खतरनाक है। आप चाहते हैं कि फिर उसी जातीय संघर्ष के दौर में उत्तर प्रदेश को कैसे वापस लौटाया जा सके, कैसे उसी जातीय उन्माद के दौर में। तो उनसे आप हक मान लीजिए उनका। आप ये चाहते हैं कि दबे कुछ लोगों का हक मान लें आप। और जिस तरह की आपने आज जिस तरह की बेरोजगारी आपने देश में व्यापक फैला रखी, जिस तरह से आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं उनका हक मान लिया जाए। देखिए इस आपके इसको आपके कोई नहीं मानने वाला जिस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं होता है कि जब मन किया हल्ला बोलना शुरू कर दिया। और आपका भी ये नहीं होता है कि सबको चुप करा दें। संसद को ही म्यूट किया आपने, देश को म्यूट कर रहे हैं आप विपक्षी आवाज को म्यूट करना चाहते हैं। आप हर जगह चुनावी भाषण समझ लेते हैं कि आपका चुनावी भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पे, या देश के मुद्दों पे गंभीर बहस हो रही है। त्रिपाठी जी, आप इंडिया न्यूज के मंच पर बैठे नहीं, ये भाजपा का चुनावी मंच भी नहीं है जिसपे आप बहस कर रहे हैं। आप आके यहाँ पे मन की बात करेंगे और अगला बात करेंगे और आपकी बात को बोला नहीं जाएगा। ये आप सोचते हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है। पॉइंट नोट करके रखिए, जब आपको समय मिलेगा बोलिएगा ना। आप लगातार हल्ला बोल करके आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे क्या? ये तरीका ठीक नहीं होता है। और आप हल्ला तो आपने बोल रखा है टीवी पे, रेडियो पे, हमारा क्या हल्ला बोल हो रहा है? आप तो हमारी आवाज दबा रहे हैं संसद से लेके। आप लगातार खारिज हो जा रहे हैं। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, और 1980 से आप 42 चुनाव हारे, और 1980 से आप 42 चुनाव हारे। उसको भी याद कर लीजिए। जब गिनाते हैं तो वहां से गिनती वहां से शुरू करिए। 1980 से आप चुनाव हारे हैं, 42 चुनाव आप हारे। आप दूसरों के 2 चुनाव पे बात करने लग जाते हैं, 42 चुनावों की बात करिए। आप 1980 से चुनाव हारते आए लगातार, और आपसे ज्यादा तो कोई हारा भी नहीं है चुनाव। आपकी पार्टी से ज्यादा चुनाव कोई पार्टी नहीं हारी है, और वो पार्टी अब इस घमंड में चूर है कि वो 2 चुनाव हारने की बात करके वो कुछ भी करना चाहती है इस देश में।
अरे समाजवादी पार्टी, मैंने तो सवाल पूछा, आप बताइए ना, आजम खान की सदस्यता बार बार क्यों गई? क्या ये नफरती भाषणों की वजह से नहीं गई? क्या ये सच्चाई नहीं है कि समाजवादी पार्टी में एक बड़े नकीले हैं जो लगातार आपको शायद जानकारी पूरी नहीं है नहीं ना, बात यहाँ 2024 की हो रही ना, कि अगर बड़ा ही नैरेटिव देखना है। परिमल कुमार जी, एक सेकंड में, एक परिमल जी को ले लेता हूँ, एक सेकंड में परिमल को ले लेता हूँ, फिर उसके बाद साधना कुछ कहना चाहती है, एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में परिमल जी का एक रिएक्शन ले लेता हूँ। परिमल जी, यहाँ पर नीतीश जी भी जा रहे हैं जगह जगह, अभी एक बैठक होनी थी जो कि टल गई, पूरे विपक्ष को एक साथ, तो ये किस मोहब्बत के नाम पे वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर उनकी टैगलाइन क्या है? देखिए, हमारी यूएसपी रही है, सुशासन की यूएसपी रही है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड क्रिमिनलिज्म, राइट? क्रिमिनलिज्म को हम कभी प्रमोट नहीं करने देंगे, और जो करने देते और न करने देंगे। देखिए, हमारी चिंता क्या है ये है कि जैसे स्वतंत्रता के पश्चात जब से हमारा संविधान लागू हुआ, तो इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट एज पर आर्टिकल 38, लेकिन जब से 2019 के पश्चात जब बीजेपी को ओवर की बात हुई, तो बीजेपी पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगा और संविधान के मूलभूत प्रावधान जैसे सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, राइट, इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। और देखिए, जो वादे उन्होंने किए थे, जो 2019 के जो वादे किए थे, है ना, रोजगार प्रदान करने की बात, किसानों के हित की बात, महिला के सुरक्षा प्रदान करने की बात। सर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। इन बिटवीन में साधना जी का एक कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा बाकी पैनलिस्ट के पास। मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूँ पहले, मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूँ, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आपका ऑडियो हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है साधना, मतलब कि अब 2024 के लिए नैरेटिव यही है, राहुल गांधी चुनाव लड़े या ना लड़े, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन क्या 2024 का नैरेटिव यही है कि हेटेड अगेंस्ट राहुल गांधी का लव? म्यूट हैं आप। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। सबसे पहली बात तो ये नैरेटिव ये बन गया है, आज इन्हें समझना पड़ेगा कि ये आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी तो चाहते हैं कि अब विपक्ष का कोई व्यक्ति बोले ही ना, मुंह पर पट्टी लगाकर बैठ जाए। अरे आज तक आप कितने चुनाव हारे होंगे, तो क्या आपकी आवाज को नजरअंदाज किया गया? पक्ष का तब बोलबाला होता है जब विपक्ष ताकतवर रहता है, तब आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। आप जवाब देना नहीं चाहते, आप कहते हैं कि मोदी जी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं तो बार बार आपसे एक सवाल पूछती हूँ आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, बताइए कि अगर मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं तो क्यों नहीं ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के वादे को पूरा करते हैं? क्यों नहीं एससी एसटी की तर्ज पर ओबीसी को भी लोकसभा विधानसभा में सीटें रिजर्व कराने के लिए अध्यादेश लाते? क्यों आपने वादा किया और बाद में एफिडेविट देकर कह दिया हम जातिगत जनगणना आप नहीं करा सकते? और अगर नहीं करा सकते तो हम तो कह रहे हैं 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दो ना भाई साहब, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन वो नहीं करेंगे। नफरत की बात तो ये करते हैं, अगड़े और पिछड़े में नफरत, वैमनस्यता और घृणा फैल जाए, इसके लिए आदरणीय जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी को चोर बताया। एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए ना त्रिपाठी जी, मैंने आदरणीय जेपी नड्डा जी को लीगल नोटिस भी भेजा था। मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। मेरे को बेहद आहत मेरा दिल होता है और पीड़ा होती है जबकि जेपी नड्डा जी कहते हैं राहुल जी से प्रजातांत्रिक ढंग से ओबीसी बदला लेगा। अरे जेपी नड्डा जी को कब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया ओबीसी समाज ने, जो आप उनकी तरफ से वादा करने का काम करते हैं? आप पहले अपने वादे निभाइए। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि चाहे स्वर्गीय अरुण जेटली का बेटा और रोहन जेटली जब उन पर आरोप लगते हैं यौन शोषण के, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भाजपा के कोई प्रवक्ता उस पर नहीं बोलते। लगातार रेसलर बेटियां बैठी रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसका मतलब तो आम लड़की की क्या सुनवाई होगी भाई? बिल्किस बानो भी देश नहीं भूला, गुजरात का गदर भी देश नहीं भूला, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विदेश में जिस तरीके से बातें कही गई कि हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है, हिंदुस्तान में कमजोर नेता सरकार चलाते थे, ये भी देश नहीं भूला है। और देश इन सबका बदला लेगा 2024 में। हम प्रजातांत्रिक ढंग से सब मिलकर मोदी सरकार के अहंकार को चूर चूर करेंगे और इनका सूपड़ा साफ होगा। आपको ये समझना और मानना पड़ेगा राकेश त्रिपाठी जी कि आज अदानी जी की प्रतिदिन की आय 1002 करोड़ रुपए हो गई है और किसान
की आय 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। आप तो आय दोगुनी करने की बात करते थे, क्या किया? एमएसपी पे कानून बनाने की बात करते थे, क्या किया? मात्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो और विपक्षियों की कविताओं को हंसी मजाक में टालते हो, उसका मर्म समझना नहीं चाहते हो। सबसे पहले तो कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों के लिए कान पकड़ के भाजपा के प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। गॉडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कार्रवाई करनी चाहिए और शहीद हेमंत करकरे को जिन्होंने गद्दार बताया, ऐसी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वक्तव्यों पर राकेश त्रिपाठी जी को भी हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये हंसने लगते हैं। महिलाओं की बात करो, गरीबों की बात करो, किसानों की बात करो। भाई हिंदुस्तान क्या हो गया है आज आदरणीय सचिन जी? रेलवे का हादसा ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा नहीं। राकेश जी से। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि उनकी मुस्कुराहट भी जो है ये भी अपमान का एक पार्ट है। मैं इनका जवाब लूंगा, फिर उसके बाद मैं भाटी जी के पास आऊंगा। लेकिन एक चीज और सबसे बड़ी बात है ना कि विदेश में जाकर के वहां पर ये कहना कि भारत में इस तरीके का हेटेड है, भारत की जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको वहां जाकर के उठाना और भारत की छवि ऑलमोस्ट ये बता देना कि जैसे रहने लायक मुल्क ही नहीं है, तो मैम ये भी तो कहीं जस्टिफाई नहीं है ना? नहीं नहीं, देखिए अब मैं तो बार बार कह रही हूँ, आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान में एक समय लोगों को रहने में, जन्म लेने के लिए शर्म आती थी। किसको पैदा होने में शर्म आती थी? आदरणीय सचिन जी, आपको आती थी क्या? राकेश त्रिपाठी जी तो भाजपा के प्रवक्ता है ना, ये बता दें, क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा होने में शर्म आती थी क्या? तो ये जाकर विदेश में कहेंगे तो वो अपमान नहीं होगा। और जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान की बेटियां जंतर मंतर की सड़क पे बैठी रही, संसद में सेंगोल स्थापित कर रहे थे, उस दिन उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था बेटियों को, तो इससे क्या अंतरराष्ट्रीय इमेज बहुत निखर कर आई, उभर कर आ गई बेटियों का अपमान करने से? अब राकेश त्रिपाठी जी इस बात पर हंस के मत दिखाएं और जवाब दें जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद परिमल कुमार। बैकफुट पर ला दिया राहुल गांधी ने आपको। देखिए, साधना भारती कितनी भी कोशिश करे कि तंदूर की आंच में अपने सवालों को पकाइए, अरे ये जल रहे हैं और आप जवाब मत दीजिए। आपकी मंशा समझ में आ जाती है, लेकिन बार बार आप पॉक्सो में गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती? बलात्कारी क्या संस्कारी होता है? बलात्कारी क्या संस्कारी होता है? जैसे ही मैं सवाल का जवाब देना शुरू करूंगा, अंतरराष्ट्रीय बेटियां, जाति प्राप्त बेटियां, शर्म आनी चाहिए। सारे एफर्ट करेंगी सवाल का जवाब कैसे ना होने पाए। हिम्मत है साधना भारती तो जरा 2 मिनट मौन रह करके जवाब सुनने की हिम्मत रखा करो। ये लगातार शोर मचा करके, हल्ला बोल करके, संवाद परंपरा में विश्वास रखिए ना। आदरणीय कुकर्मी को सजा कुकर्मी को सजा रेल मंत्री से इस्तीफा, बेटियों की आवाज, किसानों को एमएसपी नहीं देते, महंगाई को कम नहीं करते, सिलेंडर के तंदूर में जो बदबू है ना तंदूर की, वो दूर दूर तक पहुंच रही है। नफरत फैलाते हो, वैमनस्यता फैलाते हो, घृणा फैलाते हो, आप झूठ बोलते हो। भारतीय झूठवादी पार्टी बीजेपी, भारतीय जातिवादी पार्टी बीजेपी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी बीजेपी, बोलिए गॉड से मुर्दाबाद, बोलिए गॉड से मुर्दाबाद, बोलिए गॉड से मुर्दाबाद। शर्म आनी चाहिए। आपको पूरी डिबेट नहीं बोलने दूंगा, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आप बोलिए, हिम्मत में बहस करके दिखाइए, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आप कहेंगे कि विपक्ष की आवाज दबाए, सच्चाई ये है कि जब भाजपा का प्रस्ताव होता है तब कभी समाजवादी पार्टी करती है, कभी कांग्रेस पार्टी करती है। आप सत्ताधारी दल को जानबूझ करके इंटरप्ट करने का प्रयास करेंगे, आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं होगा। और साधना भारती कह रहा हूँ, पूरी डिबेट में आपको आपकी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साधना भारती ये बदतमीजी है और ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोलिए, बहस करिए, आइए बहस करिए, आपको बहस नहीं चलने देंगे। ये बदतमीजी करेंगे आप, आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। आप पूरी डिबेट में आपको लगातार नहीं बोलने दूंगा, आप बोल कर दिखाएंगे। आज डिबेट आप लगातार बोलूंगा और आप यहाँ धमकी देते हैं, धमकी देते हैं, डिबेट बोलने नहीं दूंगा। अब आप डिबेट करके दिखाइए कि बदतमीजी एक दूसरे से पर्सनल होने के लिए और एक दूसरे को धमकाने के लिए थोड़ा हम यहाँ पर आए हैं। एक सेकंड, जनता को भी समझना चाहिए ना। नहीं साधना जी, एक सेकंड, नहीं साधना जी, आप भी इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, तभी तो मैंने पूछा ना, नहीं तभी तो मैंने पूछा ना, तभी तो मैंने पूछा कि नफरत का कौन सा ऐसा बाजार है जिसमें मोहब्बत की राहुल दुकान खोल रहे हैं, या फिर आपने बीजेपी की ऐसी कौन सी फेहरिस्त है। तभी मैंने कहा मुद्दों पर बात करते हैं, बहस पर बात करते हैं। एक सेकंड में वापस आ जाऊंगा, मैं आप दोनों को अलग अलग से वक्त दूंगा,
मैं आप दोनों को अलग अलग से वक्त दूंगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। मैं देखिए एक महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बोलने नहीं दूंगा, आप रोक लेंगे। मैंने साधना भारती को नहीं बोलने दूंगा। जैसे ही साधना भारती मैम, अगर आप लगातार बोलती रहेंगी तो वो भी तो रिएक्ट करेंगे ही ना। मैम, लगातार अगर आप बोलती रहेंगी तो आपके बोलने के ऊपर फिर भी वो भी रिएक्ट करेंगे। इसलिए सिंपल ये है कि एक दूसरे के वक्त में ना बोले। सिंपल ये है कि एक दूसरे के वक्त में ना बोले। ठीक है, आप दोनों पानी पी लीजिए, आपके पास वापस आता हूँ। परिमल कुमार जी के पास चला जाता हूँ मैं। एक सेकंड, परिमल कुमार जी के पास जो नहीं, एक सेकंड, आप पानी पी लीजिए। आप दोनों के पास आता हूँ मैं। परिमल कुमार और भाटी जी के पास होता हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा। परिमल कुमार जी, आप परिभाषा बता रहे थे यहाँ पर नीतीश कुमार की मोहब्बत की। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की तो यूएसपी ही वही है, सब धर्म स्वभाव। हम लोग की गहरी आस्था, गहन आस्था धर्मनिरपेक्षता में। एक्चुअली हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो बीजेपी का विरोध प्रारंभ किया, इसका कारण व्यक्तिगत नहीं था। बीजेपी या नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी, जो संविधान विरोधी नीतियां, जो संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग और अपने किए गए वादे 2019 में जो उन्होंने पूरा नहीं किया है ना, प्रत्येक जो ये उनके वादे थे, या आप कह सकते हैं प्रत्येक फ्रंट पर बीजेपी पूर्ण रूप से विफल साबित हुई। तो ऐसी स्थिति में तो जनता को इसका जवाब चाहिए ही था। और बीजेपी जो कार्य करती है, खुलेआम ये कॉम्युनल पोलराइजेशन का प्रयास करती है। देखिए, बीजेपी ने जो वादे किए उसके वो अपने वादों पर खड़ी नहीं थी। अब 2024 में उसको फिर चुनाव में जाना है। और आप देखें कि अब एक बात होता है कि कॉम्युनल पोलराइजेशन, कई बीजेपी के सांसद को आप बोलते हुए सुने गए कि मेरे हिंदू भाई है ना। हमारे बिहार के एक महत्वपूर्ण सांसद हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेरे हिंदू भाई। क्या यह शब्द उनके द्वारा एक सांसद सदस्य के रूप में लिए गए शपथ के अनुरूप है क्या, जो जिसमें संविधान में आस्था रखने की बात की जाती है? पुनः आप देखिए, नरेंद्र मोदी जिस तरह का काम करते हैं और ओवरऑल जो कॉम्युनल पोलराइजेशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के सामना करना चाहते हैं, हम लोग उसका स्पष्ट विरोध करते हैं। नीतिगत विरोध, विचारों पर आधारित विरोध। और देखिए, सरकार तो जनहित के लिए काम करती है। सरकार की स्थापना डेमोक्रेसी में तो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। लेकिन बट बीजेपी गवर्नमेंट तो ओनली फॉर कैपिटलिस्ट है, बाय द फॉर द कैपिटलिस्ट, ऑफ द कैपिटलिस्ट है। तो यही स्थिति बीजेपी की है, जिसका हम लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। जन कल्याण, जन सरकार से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। जहां भी मौका भारतीय जो डेमोक्रेटिक स्प्रिट है उसको करना चाहती है, जैसे आपने देखा कि वो विश्वास करते हैं, वो एक नाथ शिंदे बड़ी को विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में कोई ऐसा नहीं है। और जब भी उनको मौका मिलता है वो कॉम्युनल पोलराइजेशन का प्रयास करते हैं। राइट, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र, महान लोकतांत्रिक राष्ट्र, राइट, भारत जैसे महान, ठीक है, आपकी आवाज अभी भी जो है वो साफ है नहीं। ठीक है प्रदीप भाटी जी, लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं ठीक, आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं, मैं वापस आऊंगा। प्रदीप भाटी जी, मेरा एक बड़ा सवाल, फिर उसके बाद मैं साधना जी को और राकेश त्रिपाठी को अलग अलग वक्त दूंगा और उम्मीद करूंगा कि एक दूसरे को टोकेंगे नहीं, अपने अपनी बात मुद्दों पर रखेंगे। लेकिन वो सवाल की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं भाटी जी, यहां पर किसी को तो फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को तो अगुवाई करनी पड़ेगी। अगर भारत में नफरत का बाजार है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है, या फिर आप जो कहें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है, भारतीय जनता पार्टी किसी को बोलने नहीं दे रही है, लोकतंत्र कुचल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी को खड़े होना, तो अखिलेश को खड़े होना पड़ेगा, या फिर राहुल गांधी को खड़े होना पड़ेगा, या फिर जो नीतीश कुमार खड़े होना चाह रहे हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, या फिर केजरीवाल साहब को खड़े होना पड़ेगा, या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में खड़े होना पड़ेगा। कुछ तो एक मंच बनाना पड़ेगा ना। ये सब अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? सचिन जी, देखिए, कोई जनता की जो भी आवाज़ है वो किसी को साथ खड़े होने से सब एक साथ ही खड़े हैं। जनता एक सबको एक साथ जो आवाज़ बन के विपक्ष जनता की खड़ा है, उसमें आप उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला के सारे जनता हमें साथ दे रही है। जिस पार्टी का जन्म ही विभाजनकारी नीतियों से हुआ हो, जिसकी राजनीति विभाजनकारी रही हो, उस पार्टी से हम उम्मीदें हमें उम्मीदें रहती भी नहीं है। जो उन्होंने किया पिछले कुछ सालों में वो सब जग जाहिर है। मेरे भाई राकेश त्रिपाठी जी अभी हिम्मत की बात कर रहे थे। देखिए, इनकी सारी हिम्मत, सारी एकड़ी दबे कुचले वंचित शोषित लोगों पे होती है। अभी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही किसानों का धरना जायज़ मांगों को लेकर चल रहा था।
उन पे लाठीचार्ज किया जाता है नोएडा में, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं और फिर उनको जेल भी भेज दिया जाता है। तो इस तरह की हिम्मत राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी दिखा सकती है, कोई और दिखा नहीं सकता। दूसरी हिम्मत जो इन्होंने पहलवानों को घसीट के रोडों पे घसीटा है, वो हिम्मत राकेश त्रिपाठी जी आपकी पार्टी दिखा सकती है। आपके अलावा और पार्टी शायद ही कोई दिखा सके। मैं साधना जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने श्रद्धेय नेताजी की जो मांग थी, हमारी जाति जनगणना की मांग थी, जो हमने 2009-10 में उठाई थी और 2011 में कांग्रेस पार्टी ने वो करवाई। हालांकि आंकड़े 2014 तक उन्होंने भी जाहिर नहीं करे। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ में आवाज़ बनेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज़ में आवाज़ बनेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या के बल पे भी और नंबर ऑफ सीट्स के बल पे भी बहुत बड़ा है। उस स्टेट में कौन उसका नेतृत्व कर रहा है, कौन नेता है जो बीजेपी से वहाँ लड़ रहा है, जो उसको हरा सकता है, उस पार्टी का महत्व समझना जरूरी है, उसके नेता का महत्व समझना जरूरी है। वो समझते हुए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आके देश में एक व्यापक माहौल है भाजपा के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी कुछ टाइम पहले ही त्रिपाठी जी भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए, अपराध की जो हालत उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने करी है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि अपराधी, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो ये नए अपराधी कहाँ से पनप रहे हैं। और जो आके खुलेआम बड़े ताव ठोक के त्रिपाठी जी की पार्टी ने कहा कि अपराधी भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के, उसी ताव और मूंछ को ठेंगा दिखाकर एक नौजवान बच्चे ने, बिना मूंछों वाले बच्चे ने आपको दिन में तारे दिखा दिए। ये आपने उत्तर प्रदेश का हाल कर रखा है। और इस तरह का व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। ये जिस तरह का न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में त्रिपाठी जी और उनकी पार्टी करना चाह रही है, जिस तरह का राज ये करवाना चाह रहे हैं, उस तरह का राज कभी भी किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में कभी भी काबिले तारीफ हो नहीं सकता। कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि खुलेआम गोलियां बंदूकें चल रही हैं। और ये आप फिर दोबारा अपनी हिस्ट्री में जाएंगे। आप आज की बात करिए, आज क्या हो रहा है। और आज आपने उत्तर प्रदेश का जो हाल कर रखा है, जिस लिए आपको जनता को अच्छी गवर्नेंस के लिए अगर आपको जनता ने चुना था, तो आपने क्या गवर्नेंस दी? भ्रष्टाचार आपने व्यापक फैला रखा है। खुद आपके विधायक भ्रष्टाचार को लेके धरने पे बैठे हुए हैं। ये बेशर्मी तो किसी पार्टी के अंदर नहीं होगी कि ये इन्होंने खुद ऐसा, आपने खुद देखा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए धरने पे पिछली सरकार में कैसे कितने सारे विधायक धरने पे बैठ गए थे सदन के अंदर, असेंबली के अंदर। ये उत्तर प्रदेश में जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने करी है, वो जग जाहिर है। वो उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से, इनका जो इकबाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो पाताल से भी नीचे गिर चुका है। और इनको झूठ बोलने में इनका कोई बराबरी नहीं है। इन्होंने सब वादे जो भी जनता के साथ किए सब झुटलाए, किसी वादे पे नहीं हुए। यहाँ तक कि जाति जनगणना का भी वादा पे पहले ये हामी भरी इन्होंने और फिर बाद में बार बार मुकरे। और ये कभी भी किसी भी पिछड़ों का और दलितों के कभी भी ये शुभचिंतक नहीं हो सकते। और इन्होंने ये दिखा भी दिया, पिछली भर्तियों का आप देख लीजिए, इन्होंने कोई भर्तियों में कोई पिछड़ों को हक नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई दलित भाइयों को हक नहीं मिला। ये इन्होंने अपनी हर कार्यशैली में दिखाया है। वही प्राइवेटाइजेशन पिछले इसी महीने में 4000 करोड़ से ऊपर का प्राइवेटाइजेशन भाजपा सरकार कर रही है और हर महीने बार कर रही है। अगर ये सब नौकरियां खत्म हो जाएगी तो किस हक की हम लड़ाई लड़ें और किसके लिए हम बात करें। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा सीना ठोक के कहती है कि हम पिछड़े हैं और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी उस समाज से आते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सही में उस समाज से आते हैं तो उनकी पीड़ा समझे और वापस जाति जनगणना करा के और इस पिछड़ों को उनका हक दिलाए। ये उनका सबसे पहली शर्त ये होगी कि अगर वो सही में पिछड़ों का हक की बात करेंगे और उनके सम्मान की बात चाहते हैं तो जाति जनगणना करा के सब समाज में सबका हक और सबको बराबरी की और न्याय दिलाएं। ठीक। साधना भारती, आपका वक्त, फिर उसके बाद मैं इकट्ठा जवाब ले लूंगा अब त्रिपाठी जी से। सचिन जी मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, आप दोनों का दे दीजिएगा।
भाई आप दोनों का दे दीजिए, अल्टीमेटली तो मुकाबला आपको दोनों से करना है सर, विपक्ष के तौर पे। मैं आपको लेके आऊंगा त्रिपाठी जी, मैं आपको ज्यादा वक्त दे दूंगा दोनों से, मैं आपको इन दोनों से ज्यादा वक्त दे दूंगा, लेकिन पहले, क्योंकि दोनों का सवाल है ही आपकी सरकार के अगेंस्ट, तो पहले ये मुकदमा आपने सुना भाटी जी का, नहीं पहले आपने ये पर्चा सुना भाटी जी का, एक बार। मैं इस बात को जानता हूं, मैं जानता हूं कि साधना भारती मुझे नहीं बोलने देंगी, ये लगातार प्रदीप भाटी रोकने का प्रयास करेंगे। नहीं, अभी जैसे आप चुप थे, ऐसे जैसे आप चुप थे, साधना जी चुप थी, नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे प्रदीप भाटी वो नहीं बोले, प्रदीप भाटी आप कम से कम 5 मिनट बोले, वो बिल्कुल नहीं बोले, तो इस चीज का सम्मान रखिएगा। साधना जी भी बिल्कुल नहीं बोली, हाँ नहीं, साधना जी भी बिल्कुल नहीं बोली, इस चीज का हम सम्मान रखेंगे। साधना जी आप बोल लीजिए, फिर हम त्रिपाठी जी को बोलने देंगे, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलूंगी आदरणीय त्रिपाठी जी, जब आप बोलेंगे ये बात मैं बोल देती हूँ आपको पहले। मैं बस यही कह रही हूँ कि देश में देखिए 2 विचारधाराएं, एक तरफ है गांधीवादी विचारधारा जो कि सत्याग्रहियों की विचारधारा है, जो क्रांतिवीरों की विचारधारा है, जो विचार वीरों की विचारधारा है, जो कि देश को जोड़ने वाली विचारधारा है, देश को एक रखने वाली विचारधारा है, वो महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ी हुई विचारधारा है, और जो किसानों के, नौजवानों के, झुग्गी झोपड़ियों के इंसानों के साथ खड़ी हुई विचारधारा है, जिसके साथ कांग्रेस आज मजबूती से खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो गॉडसेवादी विचारधारा है, जो कि नफरतवादी विचारधारा है, जो कि तोड़ने की विचारधारा है, जो मात्र सत्याग्रहियों की विचारधारा है, जो मात्र प्रचार वीरों की विचारधारा है, जो कि महिला सम्मान का हनन करती है, जो कि महिलाओं की अस्मिता में जो खड़ी रहती है महिलाएं, उनको किस तरह सड़कों पर घसीटा जाता है, महिलाओं के अपमानित करने की एक विचारधारा इन्होंने बना ली है, उसके साथ भाजपा आज मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इनकी विचारधारा किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। कुल मिलाकर देश में जो हमारे संविधान का मूल मंत्र है, वसुदैव कुटुंबकम, जो सनातन का सर्वोच्च सिद्धांत है, आज उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी हुई है। लगातार इन्होंने वादा किए और वादे खिलाफी की। मैंने तो अभी आपको एक एक करके गिनवा दिए। मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी से कि आदरणीय त्रिपाठी जी बस इतना बता दीजिए कि क्या भाजपा के बाहुबली सांसदों और विधायकों के लिए कोई अलग कानून है क्या, कि अगर अरुण जेटली के बेटे पर कोई महिला आरोप लगाती है यौन शोषण का, तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो पहलवान बेटियां जिन्होंने तिरंगे झंडे को अंतरराष्ट्रीय आकाशीय ऊंचाइयों पर न जाने कितनी बार फहराया, उन बेटियों को सड़क पर घसीटा जाता है, तो क्या आप उनके पक्ष में हैं? आप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? क्यों इस्तीफा नहीं लिया गया? क्यों पॉक्सो लगी तो तत्काल गिरफ्तार नहीं किया? क्योंकि किसी कुकर्मी पर अगर भारत में पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो तत्काल उसे गिरफ्तार किया जाता है और जांच प्रक्रिया उसके बाद में शुरू की जाती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो 15 से 20 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डाले, ना प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने दी, ना पेट्रोल इन्होंने 35 रुपए किया, ना सिलेंडर इन्होंने, हम जो 400 रुपए देते थे कांग्रेस की सरकार में, ये 1150 दे रहे हैं, ना सिलेंडर के दाम कम किए, ना 100 स्मार्ट सिटी बना पाए, ना बनारस को क्यूटो बना पाए। कोरोना काल में इनकी विफलताएं ऐसी दिखी कि हिंदुओं की लाशों को, अपने घर वालों की लाशों को संस्कृति के विरुद्ध दफनाना पड़ा गंगा जी के किनारे जलाने की जगह। तो ये सब देश को देखना पड़ा। और नफरत की बात भाजपा ना ही करे तो अच्छा है। राम जादव की सरकार बनेगी कि क्या जादव की बनेगी, किसने कहा था? भाजपा की नेत्री ने कहा था, साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा था कि देश के गद्दारों को कहकर क्या नारे लगवाए गए। देश में नफरत और घृणा का वातावरण फैलाने के लिए अनुराग ठाकुर ने क्या कार्रवाई की? बीफ की कमी नहीं होने दूंगा, ये भाजपा के किस नेता ने कहा था? क्या कार्रवाई की आपने? आपको बताना पड़ेगा कि आपके आज दोहरे चरित्र के कारण आपका अहंकार 7वें आसमान पे। केवल अंतिम में कहूंगी, ध्यान रखिए, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस, इनके भी अहंकार का अंत होगा और जातिगत जनगणना आपको करानी पड़ेगी। अहंकार का अंत होगा और उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, भाटी जी को आपने सुना, साधनों को सुना, अब हम जवाब देने देते हैं राकेश त्रिपाठी को। आई होप दोनों डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राकेश जी आप बोलिए। देखिए, पहले तो प्रदीप भाटी जी की बात से शुरुआत करूंगा। प्रदीप भाटी जी ने कहा कि अतीत की बातें मत करिएगा।
क्योंकि ये जानते हैं कि अतीत के पन्ने खुलेंगे तो समाजवादी पार्टी का वो काला चेहरा सामने निकल कर आ जाएगा, जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे और दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय सैफई में बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं के ठुमके अखिलेश यादव जी देख रहे थे। इसलिए अतीत के पन्ने मत खोलिए, वर्तमान के समय की केवल बातें करिए। और वर्तमान के समय की बात करते समय भी प्रदीप भाटी क्या कहते हैं कि वो बिना मूंछों वाला लड़का, इनको किसी अपराधी के भीतर जब लड़का दिखाई पड़ता है ना, तभी वो लड़का है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये वक्तव्य ध्यान में आ जाता है, याद आ जाता है। सच्चाई ये है नहीं भाटी जी नहीं, ध्यान से सुनिए, तो हम अपराधी के अपराध मैं करेक्ट कर रहा हूँ बस सचिन जी, उन्होंने कहा लड़का, मैंने कहा अपराधी, पत्थर जाने का मौका नहीं देंगे। प्रदीप भाटी में मुझे लगता है कि आपने तय किया था कि आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर बीच में डिस्टर्ब करना है। मैं जानता हूँ आदत से बाज नहीं आ सकते ना, सवाल के जवाब में हल्ला बोल कर देना ये अभ्यास है, अब करेंगे। मैं साधना भारती जी की बात कर, देखिए साधना भारती जी बार बार जानबूझ करके 2-3 घटनाओं का उल्लेख करके ये प्रयास कर रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारियों की पार्टी घोषित करने का प्रयास किया जाए। सच्चाई ये है कि तंदूर कांड से लेकर के और नारायण दत्त तिवारी तक न जाने कितने कांड छुपे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अतीत में। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर आरोप लगा है तो कानून ने अपना काम किया है। अब दुर्भाग्य यह है कि साधना भारती और इनकी पार्टी के नेताओं को कानून की जानकारी नहीं है। ये बिना कानून की जानकारी के चाहते हैं कि सड़कों पर ही अदालतें लग जाए, सड़कों पर ही न्याय का विवेचन हो जाए, विवेचना वही हो जाए, चार्जशीट वही फाइल कर दी जाए। और यही तरीका ये भीड़ तंत्र कहते हैं, ये न्याय तंत्र नहीं है। आप प्रयास ये करते रहेंगे कि परसेप्शन ऐसे बनाया जाए, लेकिन परसेप्शन इसके आधार पर बनेगा नहीं। जनता देख रही है कि कौन पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर नैरेटिव करके इसका राजनीतिक लाभ चाहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश की न्याय व्यवस्था में हमें विश्वास है, न्यायपालिका न्याय करेगी। जिसने भी अपराध किया है अपराधी बचेगा नहीं, और किसी अपराधी को हम बचाने वाले भी नहीं है। हम अपराध पर पर्दा डाल करके ये जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को जैसे आंचल की छाव में बचाया था ना आपने, वैसा हम बचाने वाले नहीं है। जैसा मुख्तार अंसारी को पंजाब सभी अपराधी तो भाजपा में चले गए, अब किसको बचाएंगे? भाजपा ही साफ करनी पड़ेगी, अपराधी साफ करने पड़ेंगे। तो त्रिपाठी जी सारे अपराधी तो भाजपा में चले गए, तो भाजपा ही साफ कर दीजिए, जब भी देश में कुछ भला हो सकता है देश का। ये जो अपने आप अच्छा, पॉक्सो पर क्या कानून है ये बता दीजिए राकेश त्रिपाठी। राकेश त्रिपाठी हमें आपको सही पता है तो सही बता दीजिए। ये एजेंडे के साथ बीच में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। पॉक्सो में आप कह रहे हैं कि कानून की जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी दे दीजिए। कि स्काइप पर आवाज राकेश जी बहुत सम्मान के साथ से पॉक्सो की जानकारी जन्म ही एजेंडे से हुआ हो, जिसने एजेंडे की राजनीति चलाई हो, आज एजेंडे की बात कर रहा है। बड़े हास्यात्मक लगता है ये सब बातें आपके मुंह से। हल्ला बोल करके संवाद में तो यकीन है नहीं, हमारी पार्टी में थोड़ी ना था, बलात्कारी आपकी पार्टी में था, कोई विश्वास ही नहीं है। कैसे हल्ला बोला जा सके, बताओ ना पॉक्सो में गिरफ्तारी होती है कि नहीं? बिल्कुल हल्ला बोलेगी जनता। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, हल्ला बोलेगी जनता, और हल्ला बोल चुकी है जनता। आपकी महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, किसानों का बदहाल और पिछड़ों का, दलितों का हक जो आप मार रहे हैं, जनता हल्ला बोल चुकी है आपके खिलाफ। 2024 में वो जनता आपके हल्ला बोल से ही आपको बाहर करेगी। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। हल्ला बोलने से ही, आंदोलनों से ही सत्ता परिवर्तन हुई है, ये आप भूल गए। इसी आंदोलन और हल्ला बोलों से ही सत्ता हमेशा परिवर्तन हुई है, और ये परिवर्तन फिर 2024 में होगा, ये आप देखते रहिए। आपको बचाने से जनता को वोट नहीं देने वाली। निकाय के चुनाव में दुर्गति आपकी हुई है, इससे ज्यादा दुर्गति आपकी लोकसभा के चुनाव में होने जा रही है। और कितने भी प्रयास कर लीजिए, सब गठबंधन मिला लीजिए, मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ। सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, अरे कन्नौज में बीजेपी सांसद पुलिस वालों की मणिपुर के बाद किसको जलाएंगे? ये प्रयोग गुजरात से शुरू हुआ, कहां तक लेके जाएंगे? इस प्रयोग को जरा बंद करिए और देश में थोड़ा सा भाईचारा बढ़ा के चुनाव जीत के देश को मत हराइए। आप चुनाव जीत के देश को मत हराइए।
त्रिपाठी जी, जनगणना का देश नहीं बड़ा किया है। बताइए ना। आपका चुनाव जीतना बड़ा नहीं है, आप इस बात को समझ लें। और इस देश का जो आप विभाजन कर रहे हैं उसको वर्षों सदियों लगेंगे उसको भरपाई होने में। ये आप बात समझ लीजिए। जो वर्गों में आप जो वर्गों के अंदर मतभेद पैदा कर रहे हैं इसको सालों लग जाएंगे। ये बात आप जितना जल्दी चाहें समझ लीजिए, लेकिन सत्ता के लालच में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये सब बातें और देश की मर्यादा का कोई चिंता नहीं है। महिलाओं मैं देख रहा हूँ आपकी मर्यादा, आपकी भी मर्यादा देखता हूँ कि आपकी कितनी मर्यादा का ध्यान भाजपा के सांसद आपको द्वारा समाज में यकीन उस नहीं पर भी है। लगातार शब्द शोर नहीं करते बोलेंगे, हो, हल्ला बोलते हैं, अपहरणकर्ताओं हिम्मत नहीं को होती कि छुड़ाया सवाल जाता पूछ है, करके जवाब तब और भी जवाब नहीं देने की बोलेंगे। हैसियत तो आपको ये हुई नहीं। कानून बता रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने कानून अभी आपको बताइए ना इस बताया पर। कि हल्ला बोल ये से पुलिस सत्ता वालों की परिवर्तन पिटाई होता की है। जाती सत्ता है, परिवर्तन सांसद हल्ला बोल मैं सत्ता कानून परिवर्तन बताऊं लाए और तो सत्ता परिवर्तन हम करके रहेंगे। आप क्या बात जैसी की जा सरकार रही को है? जितना सबके जल्दी व्यक्तिगत हो उतना टिप्पणी जल्दी करते हो, चला उधर की बात जाना करते हो, चाहिए और उधर की देश बात हित में है। अभी तो हल्ला बोल हम करते रहेंगे और देश के हर मुद्दे को उठाते रहेंगे। महंगाई पे हल्ला बोल है, बेरोजगारी पे हल्ला बोल है, पिछड़ों के हक के लिए हल्ला बोल है और हल्ला बोल हम करते रहेंगे। और ये इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे जब तक आपको सत्ता से बाहर नहीं करते। आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, 2024 में ज्यादा दिन नहीं बचे। ये हल्ला बोल आप देखते रहेंगे और इनसे परेशानी आपको होती रहेगी। लेकिन भाटी जी एक सवाल तो है ना, ठीक है, भाटी जी एक सवाल हमारी तरफ से ये भाटी जी एक सवाल, एक हल्ला इसका बोल काउंटर है करेंगे छोटा सा। और हर भाटी जी मुद्दे पे। एक छोटा सा काउंटर है। मतलब अकेले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हल्ला बोलते बोलते आपको लगता है कि इतने मैसिव मेजोरिटी से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है आप उसे हरा देंगे? आप ऐसा नैरेटिव बना देंगे? अकेले इकट्ठे एक बार नहीं होंगे, किसी को किसी का नेतृत्व पसंद नहीं है, हमने तो कैसे हल्ला बोलेंगे सर? नहीं, देखिए छोटा सा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है जहाँ से 80 सांसद जीत के आते हैं। आप देखिए लगभग 1/5 सिर्फ उत्तर प्रदेश सांसद देश को देता है, तो ये छोटा प्रदेश नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अहंकार बीजेपी के अंदर है कि हम सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे और सत्ता हम दोबारा जीतेंगे, ये अहंकार पहले भी सेंटर में रही पार्टियों को रहा है और उनका क्या हाल हुआ है ये आपने देखा है। तो ये ऐसे सत्ता परिवर्तन तो पहले भी जीते हैं ना सर। मैं तो आपकी जीत का फार्मूला पूछ रहा था। साधना जी कुछ बोलना चाहती, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। साधना जी लास्ट, ठीक है, साधना जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, ये राकेश त्रिपाठी जी कानून पढ़ा रहे हैं बार बार। पहला तो ये बताएं कि क्या पॉक्सो में गिरफ्तारी होती है कि नहीं, ये कानून है कि नहीं। दूसरा, योगी सरकार में पुलिस वालों की पिटाई होती है, भाजपा का सांसद पिटाई करते हैं, तो भाजपा के सांसद को गिरफ्तार अरे राकेश त्रिपाठी जी ये कानून आपने पढ़ा नहीं शायद कि कोई भाजपा का सांसद ये कानून ये ज्यादा कानून मत पढ़ाइए। आप कानून पढ़ा रहे थे, कानून सब पढ़ते वक्त ये आप कानून का फैसला भूल गए देखना। ये आप मीठा मीठा चलिए खैर, ये तो जनता ने तय करना है कि नफरत का बाजार है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है, या फिर पहले ये सब माहौल जो है वो बिल्कुल ठीक है। खैर ठीक है, आपको अपनी सियासत जो है उसी आधार पर करनी है, असली फैसला तो जनता ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।